ओम प्रकाश राजभर के सितारे गर्दिश में दिख रहे हैं। जैसे जैसे ओम प्रकाश राजभर चुनाव मैदान में घिरते जा रहे हैं, उनके आरोप और ज्यादा तीखे और तथ्यहीन होते जा रहे हैं। ताजा मामला बनारस का है, जहां ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन में शामिल होने पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर के बयानों से नाराज वकीलों ने दोनों पिता पुत्र की जमकर हुटिंग कर दी। इसके बाद उन्होंने वकीलों को लेकर बयान दिया। इस राजभर की बयानबाजी के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पलटकर राजभर ने यह कह दिया कि मैं वाराणसी से जिंदा बचकर आया। भाजपा पर उन्होंने हमले का आरोप लगा दिया। ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में हुई अभद्रता के मामले में भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी से जिंदा बचकर आया। वाराणसी में जो घटना घटी वह सब बीजेपी के इशारे पर किया गया। भाजपा के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया। बीजेपी और पुलिस प्रशासन को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनके निर्देश पर इस प्रकार का कार्य किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि मेरी हत्या के बाद भी ये लड़ाई रुकने नहीं देना। साथ ही राजभर ने वकीलों को लेकर भी काफी गंभीर टिप्पणी की। राजभर ने कहा कि हम गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके जुड़े लोग संविधान को नहीं मानते। उन्होंने चुनाव आयोग से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि मैं अपने जीते जी योगी आदित्यनाथ को सत्ता में नहीं पहुंचने दूंगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी के वर्तमान कमिश्नर और डीएम के रहते निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग से दोनों पदाधिकारियों को हटाने की भी मांग की। ओम प्रकाश राजभर के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने अधिवक्ता समाज को काले कोट वाला गुंडा कहा। उनके साथ जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत चरितार्थ हुई। विवादित बयानों के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले नेता को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वकीलों को काले कोट वाला गुंडा कहा। यह पूरे अधिवक्ता समाज का अपमान है। यूपी चुनाव में वाराणसी की शिवपुर विधानसभा के प्रत्याशी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान जमकर विरोध हुआ था। वाराणसी में अरविंद राजभर अपने पिता ओम प्रकाश राजभर के साथ नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के खेल में उलझी कांग्रेस को पंजाब में तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अश्विनी कुमार के इस्तीफे से कांग्रेस में खलबली मच गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और गुलाम नबी आजाद को मिले पद्म भूषण सम्मान को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से उत्पात मचाया, अश्विनी कुमार उससे बेहद आहत हुए और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। अश्विनी कुमार ने अपने इस्तीफे में कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के बाहर रहकर देश की बेहतर तरीके से सेवा कर सकता हूं, इसीलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। कुमार की 2 पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि पार्टी में नेतृत्व की कमी है। अश्विनी कुमार ने कहा कि कांग्रेस खुद को फिर से स्थापित करने में असमर्थ रही है और लगातार धरातल की ओर बढ़ रही है। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से जुड़े हालिया विवादों ने उनको पद छोड़ने का फैसला करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना लिया। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कुमार ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा हालात और अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं पार्टी के बाहर बड़ी राष्ट्रीय समस्याओं को सबसे अच्छी तरीके से सेवा कर सकता हूं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह से मैं 46 सालों के लंबे जुड़ाव के बाद पार्टी छोड़ रहा हूं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा परिकल्पित उदार लोकतंत्र के वादे के आधार पर परिवर्तनकारी नेतृत्व के विचार से प्रेरित सार्वजनिक मुद्दे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की उम्मीद करता हूं। अश्विनी कुमार 2002 में पहली बार पंजाब से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2004 और 2010 में भी अश्विनी कुमार को पंजाब से राज्यसभा में चुना गया। मनमोहन सिंह की सरकार में अश्विनी कुमार को कानून मंत्री का जिम्मा मिला था। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच हालांकि अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है। पंजाब में टिकट बंटवारे के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिकट बंटवारे से नाराज होकर कई नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक अश्विनी कुमार के इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
अश्विनी कुमार किसी और पार्टी का साथ थामेंगे या नहीं, इस बात पर भी स्थिति साफ नहीं है। अश्विनी कुमार ने भी किसी और पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में हॉट सीट बन चुकी गाजीपुर जिले की जहूराबाद विधानसभा पर मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो चला है। बड़बोले और बिगड़े बोलों वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अब ओवैसी ने भी घेर लिया है। इसीलिए इन चुनावों में राजभर की हालत बेहद खराब हो चुकी है और उनकी सीट पर हार का भयानक खतरा मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के अहम साझेदार सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। AIMIM ने शौकत अली को राजभर के खिलाफ टिकट देते हुए उनकी जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। उधर बहुजन समाज पार्टी पहले ही सादाब फातिमा को उतारकर राजभर का मामला बिगाड़ चुकी है। इसीलिए राजभर की चुनौती अब बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का अब जमकर बंटवारा होगा, जिससे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में लड़ रहे राजभर के खिलाफ हार का खतरा सबसे अधिक होगा। ओवैसी की पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारा जाना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि सपा गठबंधन में जाने से पहले राजभर ने ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन ऐन वक्त पर ओवैसी ने मना कर दिया। वहीं राजभर के खिलाफ सबसे मजबूत दावेदारी बीजेपी की है, जिसने कालीचरण राजभर को टिकट दिया है। इसके साथ ही बसपा ने भी शिवपाल यादव की करीबी और पूर्व सपा मंत्री सादाब फातिमा के बहाने काफी मजबूत किलेबंदी की है। अखिलेश सरकार में मंत्री रही सादाब फातिमा टिकट कटने के बाद बसपा में चली गई और मायावती ने उन्हें राजभर के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इसके बाद बीजेपी ने इस सीट से 2 बार के विधायक रहे कालीचरण राजभर को टिकट दे दिया है और अब शौकत अली के आने के बाद से यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। राजभर पहले बनारस की शिवपुर सीट से ताल ठोकने का दावा कर रहे थे, लेकिन क्षेत्र में अपने विरोध को देखते हुए वो जहूराबाद भाग गए और शिवपुर से अपने बेटे को लड़ाने की बात कह दी। हालांकि बनारस में जब राजभर अपने बेटे का नामांकन कराने पहुंचे तो उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और लोगों ने राजभर की खूब हूटिंग की, जिसके बाद राजभर ने अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की थी। बहरहाल गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट की जंग अब बहुत दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। कुछ दिनों तक खामोश रहने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू फिर से अपने पुराने तेवर में हैं और चरणजीत सिंह चन्नी को खुलकर चुनौती देने लगे हैं। प्रियंका वाड्रा की रैली में भाषण देने से इनकार करने के बाद सिद्धू अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे और सीधे चन्नी को निशाने पर लिया। सिद्धू ने कहा, मैं हमेशा से ही पंजाब और पंजाबियत की खैर मांगता रहा हूं। उन्होंने कहा कि वह 2-3 सीएम निपटा चुके हैं और 1-2 को और निपटाने का दम रखते हैं। माना जा रहा है कि चन्नी को निपटाने के खेल में सिद्धू कहीं कांग्रेस को ना निपटा दे, क्योंकि सिद्धू के ड्रामे और बगावत की वजह से कांग्रेस की हालत पहले ही खस्ता हो चुकी है। सिद्धू ने अपने अंदाज में चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी लड़ाई सीएम की कुर्सी के लिए नहीं थी, मैं 2-3 मुख्यमंत्रियों को तो निपटा चुका हूं, अभी 1-2 को और भुगताने की क्षमता रखता हूं। सिद्धू ने कहा कि अगर यह भी ठीक नहीं चला तो पहले वालों की तरह इसे भी भुगता दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने NRI से किसी नेता नहीं बल्कि पंजाब की जीत को सुनिश्चित करने की अपील की। NRI का संबोधन करते हुए सिद्धू ने उन्हें ज्ञान का फवारा बताया। उन्होंने कहा कि हर पंजाबी प्रवासी को अपने रिश्तेदारों से फोन कर राज्य के विकास के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए कि किसी नेता के लिए वोट देने का आग्रह करना चाहिए। सिद्धू ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा कि हम यह चुनाव अगले चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। सिद्धू ने बताया कि वह NRI लोगों का पंजाब के लिए उनके प्यार का सम्मान करते हैं। उन्होंने इस बारे में आगे कहा कि गरीब लोग यहाँ अपने आप को 5,000 रुपए और शराब की एक पेटी के लिए बेच लेते हैं, लेकिन NIR लोग इस मिट्टी के बेटे हैं और वे पंजाब में बदलाव ला सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि देशभक्ति किसी को भी बाध्य नहीं करती है और वह अपनी मिट्टी का कर्ज उतार रहे हैं, लेकिन विपक्षी लोग केवल उनके बारे में अपशब्द ही कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। बगावत से लेकर आपसी कलह से जूझ रही कांग्रेस की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। हालत यह है कि अब कांग्रेस के कई नेता पार्टी के हारने की भविष्यवाणी करने लगे, तो कई ने चुनाव प्रबंधन को लेकर सवाल उठा दिए।
गांधी वाड्रा से नाराज चल रहे मनीष तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से ऐसे नेता हैं जिनके कहने से उनकी बीवी वोट न करे, तो फिर पंजाब के लोग क्या करेंगे। कांग्रेस ने मनीष तिवारी को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी नजदीकियां और G23 में उनके होने की वजह से सोनिया गांधी ने उन्हें शामिल नहीं किया। इस बारे में मनीष ने कहा, देखिए, बात बार बार घूम फिरकर इसी पर आ जाती है। मैं इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कई बार बोल चुका हूं। अगर आप दोबारा बुलवाना चाहते हैं तो फिर बोल देता हूं। अगस्त 2020 में जब हम लोगों ने खत लिखा था कि कुछ सुधारों की जरूरत है, तब से एक तनाव है। उनके बाद ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वाला वाकया हो गया। कई लोगों का कांग्रेस पार्टी में मानना है कि मेरी अमरिंदर सिंह से नजदीकियां हैं, और वो है भी। कई लोगों की उम्मीद थी कि उनके कैबिनेट के साथियों की तरह मैं भी अमरिंदर सिंह को गालियां दूं, तो वो मेरा किरदार नहीं। मनीष तिवारी ने कहा कि अगर कोई मुझे स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं करना चाहता तो ये उनका उत्तरदायित्व है, मेरा नहीं। मनीष ने कहा, मैं तो हंस के अपने साथियों से कहता हूं कि अगर आप इस बात का बुरा ना मानी तो उस सूची में कई ऐसे लोग हैं जिनके कहने पर उनकी पत्नी भी वोट नहीं देंगी। वैसे ये बात दूसरी है, आजकल पत्नियां किसी के कहने पर वोट नहीं डालती। अमरिंदर सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह से हमारे पारिवारिक संबंध है, आज से नहीं पिछले 50 साल से हैं। जब विभाजन के बाद पंजाब की संरचना हुई और पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बना और दूसरा सूबा ब्रिटिश पंजाब का हुआ करता था, तब मेरे नाना जी पहली सरकार में वजीर थे जिसमें महाराजा यादवेंद्र सिंह राज प्रमुख हुआ करते थे। तब पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रजामंडल की मुहिम चली थी। इन सब लोगों ने महाराजा यादवेंद्र सिंह के खिलाफ संघर्ष किया था और जेल भी गए थे, लेकिन आजादी के बाद ये कड़वाहट उनके अपनी सियासत में नहीं आने दी। इसीलिए अमरिंदर सिंह 4.5 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले भी 5 साल मुख्यमंत्री थे। ये कहना कि वह किसी के इशारे पर सरकार चला रहे थे बहुत ही बचकाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की सरकार में शामिल करीब दर्जन भर से ज्यादा विधायक और मंत्री या तो भ्रष्टाचार के मामले में अंदर हैं या फिर जाने की लाइन में हैं। केंद्रीय एजेंसियों की जांच की आंच में अजीत पवार से लेकर संजय राउत तक तप रहे हैं। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन वसूली से लेकर रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पूरी MVA सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन जब से संजय राउत के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी हुई है, तब से संजय राउत आपे से बाहर हैं। दोस्तों के फंसने, जांच के दायरे में आने से बिलबिलाए संजय राउत पूरी शिवसेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हो गए और अमर्यादित शब्दों की बौछार करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई तथ्यहीन आरोप लगाए। किरीट सोमैया को दलाल कहा तो कभी बीजेपी को धमकी दी। मतलब यह कि संजय राउत ने अपनी पूरी भड़ास जमकर निकाली। संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा है कि अगर तुमने कोई पाप नहीं किया है, अगर आपका मन साफ है तो किसी के बाप से मत डरो। आज के इस पत्रकार परिषद से हम संदेश देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र गांडू की औलाद नहीं है। मराठी मानुस ईमानदार है और हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। संजय राउत ने कहा कि पिछले कई दिनों से शिवसेना हो, ठाकरे परिवार हो, आनंद राव अडसुल हो, रविंद्र वायकर या अनिल परब या भावना गवली हो, शरद पवार के परिवार के साथ कई लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों पर से हमला हो रहा है। यह चिंता की बात है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही हालात बंगाल में है। महाराष्ट्र की सरकार उन्हें गिरानी है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सरेंडर हो जाइए, हम आपको गिराएंगे। इसीलिए बीजेपी की ओर से सरकार गिराने की तारीख दी जा रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि 10 मार्च को यह सरकार गिरेगी। आपने किस आधार पर यह तारीख दिया है? संजय राउत ने कहा कि मैंने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। 20 दिन पहले बीजेपी के कुछ प्रमुख लोग मुझसे 3 बार मिले और बार बार मुझे यह कहने का प्रयत्न किया कि मैं इस सरकार से निकल जाऊं। हमारी पूरी तैयारी है। हम या तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या कुछ विधायकों को हमारी तरफ ले आएंगे। मैंने कहा कि यह कैसे संभव है? उनका कहना है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, मदद नहीं किया, तो केंद्रीय जांच एजेंसी तुम्हें टाइट करेंगे, तब तुम पछताओगे। मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा, भविष्य में लूंगा। संजय राउत ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम ईडी के दफ्तर के बाहर करने वाले थे, लेकिन हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, लेकिन अंत वहीं पर करेंगे। महाराष्ट्र हमारे बाप का है। बाहर से लोग आकर हमारे घरों में घुसेंगे, महिलाओं के घरों में घुसेंगे और बीजेपी ताली बजाएगी। ऐसा हम होने नहीं देंगे। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में चुनावी मौसम चल रहा है और 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पे मानो आफतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस बनाने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया।
उन्होंने पार्टी तो छोड़ी ही, लेकिन छोड़ते वक्त जो कहा वो गांधी वाड्रा को और लंबे समय तक सताने वाला है। करीब 46 साल कांग्रेस में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने इस्तीफे के बाद कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। अश्विनी के इस बयान के बाद पंजाब कांग्रेस में हड़कंप मच चुका है। अश्विनी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज सुबह इस्तीफा भेजा और कहा कि पार्टी से बाहर रहकर देश के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। अश्विनी ने जाते जाते कांग्रेस लीडरशिप पर भी सवाल खड़े कर दिए। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप में दम नहीं है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अश्विनी कुमार ने कहा, कांग्रेस वह पार्टी नहीं है जो वह थी। हमारे पास पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक परिवर्तनकारी और प्रेरक नेतृत्व नहीं है। मैंने ना राजनीति छोड़ी है और ना ही जनता की सेवा। मैं राष्ट्र के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखूंगा। क्या अश्विनी कुमार जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह की तरह बीजेपी में जाएंगे? इस सवाल पर अश्विनी ने कहा कि उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही बीजेपी में जाने की बात की है और ना ही वह किसी नेता के संपर्क में हैं। लेकिन वह क्या फैसला लेंगे, इस पर आने वाले कुछ दिनों में फैसला लेकर लोगों को बताएंगे। हालांकि अपने जवाब में अश्विनी ने यह भी कहा कि बीजेपी उनके लिए अछूत पार्टी नहीं है और वह मानते हैं कि देश की हर कमी के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराना भी ठीक नहीं है। अश्विनी कुमार ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना है कि विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। मैं अब अपने दम पे राजनीति करूंगा और अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, क्योंकि आज देश को और लोगों को जोड़ने वाली राजनीति की जरूरत है। वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सप्तंग सरकार में कानून मंत्री थे। वह 2002 से 2016 तक 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। कुमार ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को होने वाले मतदान से कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इससे कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले दिनों में पंजाब में और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव के अभी 2 ही चरण निपटे हैं, लेकिन जुबानी जंग तेज हो चुकी है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सहारनपुर से आने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद आजम खान के लिए हाथ तक जोड़ने लगे और योगी आदित्यनाथ से उनकी रिहाई के लिए गुजारिश करने लगे। दरअसल सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि अखिलेश खुद नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, क्योंकि अगर वो बाहर आए तो अखिलेश को डर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। योगी के इसी बयान पर राजनीति गर्म है और कई नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इस बयान पर पहले तो आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा ने नाराजगी जताई और अब इमरान मसूद का बयान आया है। आजम खां पर दिए गए योगी के बयान को लेकर खां की पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा था कि यह गलत है, मुख्यमंत्री योगी गलत बयानबाजी करते हैं और यह बयान भी उनमें से एक है। वहीं इमरान मसूद ने कहा कि अगर योगी जी को सच में ऐसा लगता है तो मैं योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आजम साहब को जेल से निकालें। हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। वह कैसी बातें करते हैं, आजम साहब को लूट का आरोपी बता रहे हैं, राजनीति को मजाक बना दिया है। मसूद ने आगे कहा कि आजम खान पर डकैती का आरोप लगाकर जेल में रखना बेहद गलत है। राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो यह भद्दा मजाक है। वहीं इमरान मसूद ने योगी के 80-20% वाले बयान पर भी जवाब दिया और कहा कि उन्होंने ये बात तो ठीक कही है, लेकिन एक गलती कर दी। 80% लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और 20% लोग भाजपा के साथ। हालांकि ये 80% लोग कहां और किस जगह समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ये शायद इमरान मसूद को नहीं पता, वरना पहले 2 चरणों में जमीन पर जो समाजवादी पार्टी की हालत हुई है वो शायद ना होती। पहले 2 चरणों में बुरी तरह पीछे रहने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अब ऐसे ही उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि आजम खां या अन्य लोगों के मामले न्यायालय से जुड़े हैं, इनका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जमानत देने का अधिकार न्यायालय का होता है। गौरतलब है कि आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। पिछले साल उन पर कई केस दर्ज किए गए। फिलहाल आजम खान को अदालतों से भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। आजम खान ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी, जो नहीं मिल सकी है। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया।